Hello students, now we'll begin with set number 2 of the series based on idioms and phrases. Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. First question देखते हैं. The watchdogs were asleep when the bulls ran riot. यानी कि ये जो watchdogs थे जो इन पर ध्यान रख रहे थे, जब वो सो रहे थे तब ये जो bulls हैं they ran riot, यानी कि वो दंगे करने लग गई, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ भी करने लग गई वो, है ना, इधर उधर भागने लग गई. ठीक है, और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रही वो, है ना, बहुत ही बेकार तरीके से बिहेव करने लग गई. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, यहाँ लिखा है एज सून एज द अलार्म वेंट ऑफ एवरीवन इन द रूम रैन राइट. हो सकता है कि इस अलार्म से हम कह सकते हैं या तो कोई एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से ये लोग सब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बिहेव्ड क्लेवरली. ये तो बात बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है बुल्स जो हैं वो क्लेवरली बिहेव नहीं कर सकती. ठीक है, और यहाँ पे हम राइट की बात कर रहे हैं. राइट मतलब दंगे करना. अब दंगे कौन क्लेवरली करता है ना. एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, ये बात बिल्कुल सही होगी. अब दंगे होते तो क्या होता है, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. ठीक है, तो रिस्ट्रेंट का मतलब यही है कि आप आउट ऑफ, विदाउट रिस्ट्रेंट का मतलब यही है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. थर्ड है वॉन्डर्ड एमलेसली, यानी कि आप बिना किसी मतलब के घूम रहे हो इधर उधर. ठीक है, तो ये बात भी गलत है. हैड द बेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत मज़े मारे उन्होंने, ये बात भी गलत है. आप दंगे में मज़े थोड़ी ना मारने जाते हो. सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इन. अब ये जो गिव इन है ये हमारा एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि आप प्रेशर के अंडर कैसा बिहेव कर रहे हो, या फिर आप किसी और का दिया हुआ जो प्रेशर है उसकी वजह से आप उनसे अग्री कर रहे हो. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो कार्टून बना हुआ है ये स्मोकिंग जो है उसे अपने आप को कंट्रोल करने दे रहा है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टू अलाउ समथिंग सच एज अ डिज़ायर और अ हैबिट टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल यू. ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा कोई डिज़ायर या हैबिट हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन हो जो कि आपको इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर रही हो, जिसके प्रेशर में आके आप जो है अपने डिसीजंस को बदल दे. ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इस सेंटेंस में जो ओरिजिनल सेंटेंस है वहाँ दिया गया है कि मिलिटेंट्स के इतना प्रेशर डालने पर भी गवर्नमेंट जो है उसने गिव इन नहीं किया, उसने उनकी बातों को नहीं माना. ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि पेरेंट्स शुड नेवर गिव इन टू द demands of their kids. यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनको कभी भी अपने बच्चों की डिमांड्स के लिए गिव इन नहीं करना चाहिए. यानी कि ऐसी डिमांड्स जिन्हें वो गलत मानते हैं, जिन्हें वो पूरी नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, या उनके प्रेशर में आके आप जो है गिव इन कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं या उनकी बात को मान रहे हैं, है ना, क्योंकि आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, तो आपको गिव इन नहीं करना चाहिए. ऐसे यहाँ कहा जा रहा है. गिव इन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी के प्रेशर में आके किसी वजह से, किसी डिज़ायर की वजह से, किसी हैबिट की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आपको कोई और कंट्रोल कर सकता हो. ठीक है, फर्स्ट है एक्सीड. एक्सीड का मतलब होता है सीधा सा कि आप किसी की बात से अग्री कर रहे हैं, नॉर्मली अग्री कर रहे हैं, तो ये बात गलत होगी. ठीक है, गिव इन सिर्फ तब कर सकते हैं हम जब कोई प्रेशर डाल रहा हो हमारे ऊपर. ठीक है, सेकंड है ईल्ड. ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो दूसरों का प्रेशर होता है या सिचुएशन का प्रेशर होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आपके कंट्रोल में नहीं रह पाता, इसलिए आप ईल्ड कर देते. ईल्ड का मतलब ये होता है कि आप अंडर प्रेशर किसी की बात को मान लें, है ना. थर्ड है ओब्लाइज. ओब्लाइज यानी कि आपकी ड्यूटी है कि आपको मानना ही पड़ेगा, तो ये बात भी गलत है. फोर्थ है कन्फर्म. तो ये बात भी गलत है, हम किसी चीज़ को कन्फर्म नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ सही है. ठीक है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि गिव इन करने का मतलब है कि आप प्रेशर के अंडर किसी की बात को मान रहे हैं या किसी सिचुएशन के अंदर आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाय जॉल इन द
लार्ज ऑडियंस, ठीक है, यानी कि इस ऑडियंस के अंदर ओल्ड लोग भी थे, यंग लोग भी थे, जो कि चीक बाय जॉल बैठे थे। अब चीक बाय जॉल ये जो इडियम है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के बहुत पास बैठे हैं। आप इडियम को देखकर ही समझ सकते हैं, क्योंकि एक इंसान का चीक है और दूसरे इंसान की जॉ है ना। तो चीक और जॉ अगर पास पास होंगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी इंसान के पास में बैठे हैं, राइट। सो यहाँ पर भी लिखा है कि चीक बाय जॉल का मतलब होता है कि विथ समवन और समथिंग यू आर वेरी क्लोज, ठीक है, मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा पास में बैठे हो, किसी से बहुत क्लोज हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वेरी नियर, ये बात सही होगी, ठीक है, किससे क्लोज होना या नियर होना एक ही बात है। वेरी फार, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा। टंग टाइड यानी आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये भी गलत है। इरिटेटेड यानी कि आप परेशान हो गए हैं, ये भी गलत है। हम सिंपली कह रहे हैं कि अगर कोई चीक बाय जॉल बैठा है यानी कि वो लोग बहुत क्लोज बैठे हैं, बहुत पास में बैठे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, यानी कि हम मदर को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जो मेरी बहन है उसने सीक्रेट को बाहर कर दिया, पहले ही बता दिया मदर को कि भाई हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं या हम आपके लिए सरप्राइज़ रखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पे गिव द गेम अवे, ये जो इडियम है इसका मतलब यही है कि आप किसी सीक्रेट को रिवील कर दें। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका कोई प्लान है या सीक्रेट मिशन है, उसको कोई अगर रिवील कर दे तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये इडियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यू आर गोइंग टू गिव द गेम अवे इफ़ यू डोंट क्विट विस्परिंग अबाउट इट, यानी कि सबको हमारा सीक्रेट पता चल जाएगा अगर तुमने उसके बारे में मुझसे बात करना बंद नहीं किया तो, ठीक है। बार बार वो बंदी जो है उस बारे में बात करे जा रही थी, तो उसे मना करना पड़ा कि नहीं यार, तुम जो है हमारा सीक्रेट रिवील कर दोगी, इसलिए मत बोलो, मत बात करो उस बारे में बार बार, ठीक है, वरना सबको पता चल जाएगा, ठीक है। एक तरह से हम जो है सीक्रेट को रिवील करने के लिए ये बात बोलते हैं, गिव द गेम अवे, है ना। फर्स्ट है लॉस्ट द गेम, यानी कि आप गेम में हार गए, ये बात गलत है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। गिव आउट द सीक्रेट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मम्मी को गिफ्ट देना था वो एक सीक्रेट था, पर बहन ने बता दिया सब कुछ, है ना, सीक्रेट बाहर कर दिया। प्लेड बैडली, ये भी गलत है, हमने गंदी तरह से गेम नहीं खेला है, एक्चुअली में सीक्रेट बाहर आ गया है। विथड्रू फ्रॉम द गेम, गेम से बाहर निकल गए हम, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक वेल बनी हुई है और कह रहे हैं हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम, तो इसका मतलब है हैव अ रियली फन और एक्साइटिंग टाइम, मतलब आपने बहुत मज़े मारे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया है, द किड्स हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट द बर्थडे पार्टी ऑन सैटरडे। भाई जो बच्चे हैं बर्थडे पार्टी में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत मज़े मारे, ठीक है, बहुत फन और एक्साइटिंग था उनके लिए वो पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है हैव फन, ये बात बिल्कुल सही है, भाई मज़े मारे उन्होंने। सेकंड है हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ये बात गलत है। आपको ये पढ़ के, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लग सकता है कि यार वेल ऑफ अ टाइम है, मतलब वेल बड़ी सी होती है, और तो हम ये समझ सकते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा है। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया, इडियम्स में आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। इडियम का जो स्पेसिफिक मतलब है वही रहेगा, ठीक है। आपको इसमें कॉमन सेंस या जनरल नॉलेज लगा के आप इसका आंसर पता नहीं कर सकते। सो आपको इडियम्स का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। थर्ड है हैव अ बैड टाइम, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि भाई इन्होंने तो बहुत मज़े मारे। बिकम मोर ऑनेस्ट, ये बात भी गलत है। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव फन और यू हैव एन एक्साइटिंग टाइम, इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम। सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इची फीट, इस इडियम का मतलब बताना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्टून बनाइए, कह रहा है कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू ट्रैवल, यानी कि उसको कहीं जाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो इची फीट दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, या तो हम ये कहें कि आपको किसी जगह को छोड़ना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी और जगह पे जाना है। दोनों का मतलब सेम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग 3 years in the same job, she began to get itchy feet,
यानी कि 3 साल एक ही जॉब में रहने के बाद उसकी फीट जो है वो इची होने लग गई, यानी कि अब उसको वो जॉब छोड़नी थी। ठीक है, वो बोर हो गई थी उस जॉब से। तो जब आपको कोई चीज़ छोड़नी होती है तब भी आप इस्तेमाल करते हो इची फीट, या फिर आपको कहीं जाना होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ड्यू टू 3 months in lockdown, Rishi was getting itchy feet, यानी कि भाई 3 महीने लॉकडाउन लगा हुआ था तो वो घर में बैठा था, इसलिए उसको कहीं बाहर जाना था, है ना। उसको अपना घर छोड़ के नहीं जाना था, उसको कहीं बाहर ट्रैवल करना था या कहीं बाहर जाना था। ठीक है, तो उसको इची फीट हो रही थी उसकी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इम्पल्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसका मन कर रहा था बाहर जाने का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एन अर्ज टू ट्रैवल, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। सेकंड देखते हैं, अ डिजीज़, ये बात गलत है, ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है कि आपकी इची फीट हो रही है। थर्ड है अ मॉस्किटो बाइट, ये बात भी गलत है, कोई मॉस्किटो ने आपको बाइट नहीं किया है। एन अननोन प्रॉब्लम, ये भी गलत है। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस ऐसा है कि या तो हम कहीं से जाना चाहते हैं या फिर हम कहीं पर जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई जगह से हम छोड़ देना चाहते हैं किसी जगह को, या फिर हम किसी जगह पर जाना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू रन अक्रॉस। ठीक है, अब ये एक इडियम है जिसका मतलब ये है कि टू मीट और फाइंड एक्सीडेंटली। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, वी रैन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द सिनेमा, यानी कि सिनेमा में हमें एक पुराना दोस्त मिल गया, गलती से मिल गया, मैं भी वहाँ गई हुई थी, वो भी वहाँ था, तो हम लोग मिल लिए। ठीक है, हम डिसाइड करके नहीं गए थे कि हम लोग वहाँ पे मिलने वाले, एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली हम लोग मिल गए, है ना। एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे आई रैन अक्रॉस माई नेबर इन द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट गई हुई थी, मेरा नेबर भी मार्केट गया हुआ था, हम लोग मिल लिए, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था, वो तो एक्सीडेंटली हम लोग मिल लिए क्योंकि हम दोनों वहीं पर थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, ये बात गलत है, हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखा था, हमने कुछ सोच नहीं रखा था कि हम लोग मीटिंग करेंगे, हम लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोच रखा था। टू मीट बाय चांस, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि बाय चांस कोइंसिडेंटली हम लोग मिल गए क्योंकि हम दोनों वहीं पर थे। टू रन इन द प्लेग्राउंड, ये बिल्कुल गलत होगा। टू रन वेरी फास्ट, ये भी गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं इडियम अगर एग्जैक्टली इडियम का मतलब वही होगा जो उसमें लिखा गया है तो वो इडियम कैसे होगी। कभी भी किसी भी मुहावरे का मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होता जो लिखा हुआ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू रन अक्रॉस, तो एग्जैक्टली इसका मतलब कभी भी वो नहीं हो सकता कि आपको भागना है कहीं पे, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो वो इडियम ही नहीं होती, वो एक नॉर्मल सेंटेंस होता, राइट। सो यहाँ पे आपको कोई और मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मीनिंग है टू मीट बाय चांस। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली उसका मतलब पता होना चाहिए, बट जनरली अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि इडियम में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो चीज़ अगर ऑप्शन में लिखी है तो वो ऑप्शन तो गलत ही माना जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गेट वंस ओन बैक, यानी ये कहा जा रहा है कि हमें खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से ये जो ट्री है ये अपना रिवेंज ले रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ। अब क्या है कि पेड़ों को काट के ये जो बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, हम लोगों ने हर जगह पेड़ों को काट के जंगलों को ख़त्म करके बिल्डिंग्स बना दी हैं बड़ी बड़ी, तो ये जो पेड़ है ये खुद अपना रिवेंज ले रहा है ना, बिल्डिंग को ख़त्म कर रहा है ना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम खुद हमारे साथ जो बुरा हुआ है उसके लिए अगर रिवेंज लेंगे तो हम कहेंगे गेट वंस ओन बैक, है ना, कि हम खुद अपना ध्यान रख रहे हैं या खुद अपना रिवेंज ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आफ्टर he lost his job, he vowed that he would find a way to get his own back। यानी ये कहा जा रहा है कि
अपनी जॉब खोने के बाद उसने ये सोच लिया कि मुझे तो अपना रिवेंज लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे गलत वजह से फायर किया गया है, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तो अब मुझे अपना रिवेंज किसी भी तरह से लेना ही पड़ेगा, मैं लूँगा रिवेंज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका यही मतलब है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है टू गेट वंस रिवेंज, ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हम अपना खुद का रिवेंज ले रहे हैं किसी से। टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, ये बात गलत है, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे। टू गेट वंस पोजीशन बैक, ये भी गलत होगा, हम अपनी पोजीशन को वापस तो नहीं ले सकते। ऑब्वियस सी बात है, जो पेड़ है ये इन बिल्डिंग्स को तोड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पेड़ नया नहीं उग जाएगा, है ना, खुद से वहाँ पर नए पेड़ नहीं आ जाएंगे। सो आपको वापस से वो पोजीशन नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे इसको जॉब से निकाल दिया गया, अगर ये रिवेंज लेगा तो इसको जॉब में थोड़ी ना रख लिया जाएगा वापस, नहीं हो सकता। टू गेट होल्ड ऑफ समवन, ये भी गलत है, हम किसी को पकड़ लें या किसी को होल्ड करके रख ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। हम सिंपली कह रहे हैं कि हम उससे रिवेंज ले लेंगे क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया था। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है, अब ये जो इडियम है इसका मतलब ये है कि आप किसी से दूर रहें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, आई वॉन्ट हिम टू स्टीयर क्लियर ऑफ द बार टुनाइट, यानी कि बार को अवॉइड करना, मैंने उसे वार्निंग दे दी। इसका मतलब ये है कि बार से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम समथिंग और समवन। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई चीज़ हो, वो कोई इंसान भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि वी शुड स्टीयर क्लियर ऑफ बैड कंपनी, यानी कि बुरे दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे दोस्तों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिनकी वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ड्राइव केयरफुली, ये बात गलत होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप ऐसे ऑप्शंस को बिल्कुल गलत कर दीजिएगा जो कि इडियम में साफ साफ आपको मतलब मिल रहा हो जिनका, यानी कि स्टीयर, आप स्टीयरिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं ना, तो ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका ये मतलब हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको यही लिखना होता कि हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम सीधे यही लिख देते ना, लेकिन हम उसे इडियम बोल रहे हैं, मतलब उसका मतलब कुछ और ही होना चाहिए, उसका वो मतलब नहीं होगा जो लिखा हुआ है। राइट, सेकंड है अवॉइड, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि आपको अवॉइड करना है किसी इंसान को, किसी चीज़ को। एक्सप्लेन क्लियरली, यहाँ पे किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है, किसी बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। एस्केप, यानी कि उससे डर के भाग जाना या फिर उससे छुप के भाग जाना, तो ऐसा भी नहीं है, हम किसी से भाग नहीं रहे, हम सिंपली उस इंसान को अवॉइड कर रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ हम उससे नहीं मिल रहे। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट, यानी कि बहुत जल्दी में भाग जाना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा सा कार्टून बना हुआ है, ये हमारा डॉग है और इससे डर के ये जो बच्चा है वो भाग रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कि टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट, यानी कि बहुत डर के मारे भाग जाना या फिर जल्दी जल्दी भाग जाना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टू विथड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन, यानी ये कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ के अंदर हैं, किसी कंपटीशन में हैं या कहीं पर भी, और आपको लग रहा है कि आप हार गए हैं तो इसलिए आप उससे बाहर हो जाएं, ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पे हम हारने की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे फेलियर की कोई बात नहीं हो रही। टू विथड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग अ विक्ट्री, ये बात भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम जीत जाएंगे उसके बाद कहीं से विथड्रॉ हो जाएंगे, कहीं से बाहर निकल जाएंगे। टू मार्च बैक आफ्टर अ सेरेमोनियस परेड, यानी कि परेड होने के बाद फिर से मार्च करने लग जाएं, तो ये बात भी गलत है, ऐसे वियर्ड हरकतें हम क्यों करेंगे। टू रन अवे इन फियर, यानी कि डर के मारे हम भागने लग जाएं, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, आप इस कार्टून से भी ये बात समझ सकते हैं, है ना। हेस्टी रिट्रीट का मतलब आप जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं एक तरह से, तो डर के मारे भाग रहे हैं। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल, यानी ये कहा जा रहा है कि आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ट्रेल का मतलब क्या होता है, रास्ता, और ब्लेज करना रास्ता यानी कि नया रास्ता बनाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मीम बना हुआ है, डोंट फॉलो द क्राउड, यानी कि आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, वही चीज़ नहीं करनी है जो कि सब कर रहे हैं, बल्कि ब्लेज योर ओन ट्रेल, अपना खुद का रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, ताकि दूसरे आपको फॉलो करें, आपको दूसरों को फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको अपना एक ऐसा रास्ता बनाना है जिसके अंदर दूसरे आपको फॉलो करें। राइट, सो यहाँ पर ब्लेज योर ओन ट्रेल के लिए आप एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि बोथ his parents
are doctors, but he wants to blaze his own trail। यानी कि उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, अगर वो चाहे तो उसे भी डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन वो जो बच्चा है उसमें बहुत दिमाग है और वो अपना खुद का रास्ता खुद से बनाना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है अपने मम्मी पापा से। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, टू लीड द वे एज अ पायनियर। ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। पायनियर कौन होता है? जिसने किसी चीज़ की शुरुआत की हो, है ना। तो एक तरह से हम दूसरों के लिए रास्ता ही तो बना रहे हैं और हम एक पायनियर ही तो हैं, क्योंकि हम नया रास्ता बना रहे हैं, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया हो कभी, राइट। टू लाइट अ ट्रैक, ये बात गलत है, हम कहीं पर लाइट नहीं पैदा कर रहे। ठीक है, टू सेट अप अ फायर, ये भी गलत है, हम फायर भी पैदा नहीं कर रहे, हम सिंपली कह रहे हैं कि हमें एक नया रास्ता बनाना है। टू वेयर अ ब्लेजर वाइल रनिंग, ये बात भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हम कि भागते हुए हमने ब्लेजर पहन रखा है। मैंने आपको कहा ना, इडियम का अगर लिटरल मीनिंग दिया गया है, एग्जैक्टली जो होता है उसका मतलब वो दिया गया, तो वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इडियम का एग्जैक्ट मतलब अगर होता तो वो इडियम होती ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड लेटर डे। ठीक है, डायरेक्टली ये इडियम पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लेटर डे के लिए एक प्यारा सा कार्टून बना हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका मतलब होता है स्पेशल, हैप्पी या फिर कोई इम्पॉर्टेंट दिन जो आप शायद हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं रेड लेटर डे। एग्जाम्पल के तौर पे, टुमारो इज़ आ वेडिंग डे, दैट विल बी अ रेड लेटर डे फॉर अस। यानी कि वो दिन, जिस दिन इनकी शादी होगी, वो इनके लिए एक रेड लेटर डे होगा। ठीक है, जिसे ये हमेशा याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि माई graduation ceremony will be a red letter day for me। यानी कि जिस दिन मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, उस दिन जो सेरेमनी होगी वो दिन मेरे लिए एक रेड लेटर डे होगा, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मेरे को हमेशा याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ कलरफुल डे। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो दिन बहुत रंगों से भरा हुआ होगा, राइट। सेकंड है फेटल डे, यानी कि बहुत बुरा दिन, ये बात भी गलत है। थर्ड है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फोर्थ है हैप्लेस डे, यानी कि वही नेगेटिव चीज़ है ये, कि बेकार सा दिन है बहुत, तो ये बात भी गलत होगी। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव द लास्ट लाफ। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आप तब सक्सीड करेंगे जब दूसरे ये सोचते होंगे कि आप सक्सीड नहीं कर सकते, या फिर दूसरे आपके साथ कुछ बुरा करेंगे, उनको लगेगा कि यार ये तो बेकार इंसान है, लेकिन आप जो है उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपकी ही लास्ट लाफ होगी, यानी कि एंड में जाके खुशी आपको ही होगी, है ना। वो जो इंसान है उसको आप कह सकते हैं कि आप ये बता देंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं या आप बहुत टैलेंटेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है, शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी लास्ट ईयर बट शी हैड द लास्ट लाफ व्हेन शी वॉज हायर्ड बाय द मेन राइवल एट ट्वाइस द सैलरी। यानी कि ये जो बंदी है इसको एक कंपनी ने निकाल दिया था जॉब से, लेकिन उसकी लास्ट लाफ इसलिए हो गई क्योंकि उसको उसी कंपनी की जो एनिमी कंपनी थी उसने डबल द सैलरी पे हायर कर लिया। ठीक है, यानी कि अपनी कंपनी में ले लिया और वो भी सैलरी को डबल करके। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाफ इसी बंदी की हो गई, राइट, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये बंदी सक्सीड हो गई, जबकि उस कंपनी को नहीं लगता था कि इस कंपनी में इस बंदी में उतना टैलेंट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आफ्टर सो मैनी पीपल रिजेक्टेड her, she had the last laugh because she got a movie in Hollywood। यानी कि कई सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया,
लेकिन लास्ट लाफ उसी की हुई क्योंकि उसे हॉलीवुड में एक रोल मिल गया, हॉलीवुड में एक मूवी मिल गई, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और वो सक्सीड कर गई। लोग नहीं मान रहे थे कि वो सक्सीड कर पाएगी, फिर भी वो कर गई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बी ऑफ अ चीयरफुल नेचर, यानी कि आपका जो नेचर है वो बहुत खुशनुमा है, तो ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ये बात भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे किस चीज़ को समझ के हम हंस रहे हैं। टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं कि एंड में जाके आपकी ही जीत होगी। टू क्रैक द फाइनल जोक, ये बात भी गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई जोक मार रहे हैं इसलिए लोग हंस रहे हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एंड में जाके आप ही सक्सीड होंगे, चाहे कोई भी आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर ले। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। यहाँ पे ये जो इडियम है आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे केक तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको आइसिंग भी मिल रही है, यानी कि केक तो अच्छा होता ही है और आइसिंग भी अगर उस पर मिल जाए आपको तो फिर बात ही क्या कहने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ, है ना। आपको कोई केक भी मिल रहा है और आइसिंग भी मिल रही है, आपको दो अच्छी चीज़ें मिल रही हो, है ना, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि माई न्यू जॉब comes with a good salary, the 2 weeks of paid holiday is the icing on the cake, यानी कि जो केक था वो थी हमारी गुड सैलरी और उस पर जो आइसिंग है वो है पेड हॉलीडेज़, ठीक है, यानी कि सैलरी तो अच्छी मिल ही रही थी, उसके साथ में 2 हफ्ते पेड हॉलीडे के भी मिल रहे थे, हम ये कह सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था हमें, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है एडिशनल बेनिफिट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही तो कह रहे हैं कि हमें कुछ एडिशनल मिल रहा है, एक चीज़ तो मिल ही रही है उसके साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी मिल रही है, कुछ अच्छी मिल रही है। सेकंड है अट्रैक्टिव ऑफर, ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये जो ऑफर है वो अट्रैक्टिव है, हम ये कह रहे हैं कि हमें एक अच्छी चीज़ मिल रही है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ मिल रही है। गुड सिचुएशन, ये बात भी गलत है, आइसिंग ऑन द केक का मतलब गुड सिचुएशन नहीं है। बेटर ऑप्शन, ये बात भी गलत है, यहाँ कोई ऑप्शंस की बात नहीं हो रही कि ये बेटर है या वो बेटर है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि केक तो मिल ही रहा है उसके साथ में आइसिंग भी मिल रही है, सो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं हमें, एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्मेल अ रैट, यानी ये कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है किसी चीज़ में आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ लिखा है टू बिलीव समथिंग इज़ रॉन्ग और सस्पिशियस, यानी कि आपको डाउट हो रहा है कि यार कुछ तो गलत होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया, ऑन ऑब्जर्विंग द थीव्स एक्शंस द पुलिसमैन स्मेल्ड अ रैट एंड रियलाइज दैट द थीफ इज लाइंग एंड अप टू समथिंग फाउल, यानी कि इस चोर की हरकतों को देख के पुलिस को समझ आ गया कि भाई ये कुछ तो उल्टा पुल्टा करने वाला है, राइट। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैन इन ब्लैक क्लोथ्स इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ our street, I smell a rat, यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक आदमी है जो काले कपड़ों में खड़ा हुआ है बहुत देर से हमारे स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ऐसे ही फालतू में ही खड़ा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सस्पिशन हो रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये गलत करने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल, ये बात गलत है, हम स्मेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड है टू मिसअंडरस्टैंड, यानी कि आप किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी गलत है। टू सी अ हिडन मीनिंग, ये भी गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे, या ऐसा कुछ देख रहे हैं जो कि छुपा हुआ है। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें डाउट ही तो हो रहा है, हमें यही तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ
ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि मरने से पहले उसने सारी बातें बता दी या सारी बातों को क्लियर कर दिया एक तरह से, ठीक है, जो उसने नहीं बताई थी कभी भी, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सच बता देना। जैसे यहाँ पे लिखा है जूलिया फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड दैट शी हैड स्टोलन द मनी, यानी कि फाइनली जूलिया ने ये बता दिया, ये हम कह सकते हैं कि कबूल कर लिया कि भाई मैंने ही पैसे चुराए थे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू एनी मोर, लेट्स मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, यानी कि हमें जो है इशू को पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहिए, है ना, जो भी बात थी उसके बारे में हमें सच बोल देना चाहिए और अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है कन्फेस्ड, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम कबूल ही तो कर रहे हैं किसी चीज़ को या सच ही तो बोल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। सेकंड है टुक ऑफ हिज शर्ट, ये बात गलत है, ठीक है, उसने शर्ट नहीं उतारा अपना। थर्ड है सफ़र्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, तो ये बात भी गलत है। स्पोक इल, यानी किसी के बारे में बुराई करना, किसी की क्रिटिसिज्म करना, तो ये बात भी गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक इडियम दी गई है ब्लैक शीप, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि भाई नॉर्मल जो है, आप जानते हैं कि शीप जो होती है वो नॉर्मली वाइट होती है ना, लेकिन अगर कोई शीप ब्लैक हो यानी कि वो नॉर्मल से अलग है, या हम कह सकते हैं नॉर्मल से बुरी है, कोई भी ब्लैक शीप को पसंद नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लैक शीप का यहाँ पे मतलब है अ पर्सन हु हैज़ डन सम बैड थिंग्स दैट ब्रिंग एम्बैरसमेंट और शेम टू हिज और हर फैमिली, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उसकी फैमिली में से किसी ने नहीं किया, ठीक है, कुछ बुरा वो भी, है ना, कुछ अच्छा नहीं। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज़ नेवर गॉन टू कॉलेज, यानी कि उसके घर में सब ने पढ़ाई कर ली बट वो ब्लैक शीप है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, राइट। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ही हैज़ gone to jail thrice. He's the black sheep of the family, यानी कि वो 3 बार तो जेल जा चुका है इसलिए वो इस फैमिली के लिए ब्लैक शीप है। या हम कह सकते हैं कि उसकी फैमिली को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और उसकी फैमिली को बुरा लगता होगा इस बात से कि भाई हमारे घर में से कोई एक इंसान है जो कि जेल जा चुका है 3 बार, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है एम्बैरसमेंट, ये बात जो है बिल्कुल सही है कि आप अपनी फैमिली के लिए एम्बैरसमेंट बन गए हैं तो आपको ब्लैक शीप बोला जाएगा। सेकेंड है यूनिक, ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कहीं भी कि वो अलग अलग चीज़ें कर रहा है, यूनिक चीज़ें कर रहा है। थर्ड है डिफरेंट, ये बात भी गलत होगी, हम ये नहीं कह रहे यहाँ पर कि कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा है वो। फोर्थ है क्रूअल, ये भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो इंसान क्रूअल है, ज़रूरी नहीं है वो क्रूअल हो, बस ऐसा है कि उसकी फैमिली को उस पर उतना अच्छा फील नहीं होता, उसकी फैमिली उसके लिए प्राउड फील नहीं करती, उसकी फैमिली बहुत शेमफुल फील करती है उसके साथ में, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्रेंडशिप को अच्छा बनाने के लिए या फिर वो फ्रेंडशिप बहुत टाइम तक चले इसके लिए उस फ्रेंडशिप के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक और सेंटेंस है, ही इज़ ऑन द लेवल पुलिस ऑफिसर एंड सो ही वॉज चोजन फॉर दिस टास्क। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी बड़े काम के लिए किसी पुलिस को चूज़ किया गया है तो इसका मतलब यही है ना कि वो पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार होगा, ठीक है, वो अपने काम के प्रति बहुत डिवोटेड होगा, राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है इक्वली रिच, ये बात गलत है, ठीक है। फ्रेंडशिप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अच्छी फ्रेंडशिप होने के लिए दोनों ही इंसानों को बराबर तरीके से पैसे वाला होना चाहिए।
सेकंड है मेंटली कंपैटिबल, ये बात भी गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कंपैटिबल होने चाहिए, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि वो इंसान जो है वो ईमानदारी दिखाए, ठीक है, डिवोशन दिखाए उस चीज़ के प्रति, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे तो कंपैटिबिलिटी थोड़ी ना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को कोई काम करने के लिए कंपैटिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको ईमानदारी चाहिए, डिवोशन चाहिए। थर्ड है ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये बात जो है बिल्कुल सही है कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत लंबी चलेगी अगर आप ऑनेस्ट और सिंसियर होगे अपने दोस्त के साथ, ठीक है। वहीं पे ये जो पुलिस ऑफिसर है ये भी अगर ऑनेस्ट और सिंसियर होगा तो इसीलिए उसको इस काम के लिए चूज़ किया गया है। फोर्थ है रेडी फॉर सैक्रिफाइसेस, ये बात भी गलत है। ऑन द लेवल का मतलब रेडी फॉर सैक्रिफाइसेस नहीं होता। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फूलिश यंग मैन सून प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम, यानी कि उसके जो पिताजी थे उन्होंने उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, लेकिन वो जो फूलिश यंग मैन था, ठीक है, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं था, उसने वो सारा पैसा उड़ा दिया, ठीक है, अपने शौक पूरे करने में सारा पैसा उसने ख़त्म कर दिया, राइट। सो यहाँ पर सीधी सी बात है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स हमारा इडियम है, जिसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा वेस्ट कर दें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आई हेट प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वांडर्ड, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी। स्क्वांडर्ड का मतलब यही होता है कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात गलत है, उसने पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए कहीं भी किसी को। स्पेंट, तो ये बात जो है हम कह सकते हैं कि ये भी गलत होगी, क्योंकि हम स्पेंड नहीं कर रहे हैं पैसे, हम खर्च नहीं कर रहे हैं पैसे, हम वेस्ट कर रहे हैं पैसे। जहाँ पे हमें पैसे नहीं लगाने चाहिए वहाँ लगा रहे हैं। फोर्थ है गेव इन चैरिटी, ये बात भी गलत है। अब ये फूलिश यंग मैन है, ये क्या चैरिटी में पैसे देगा, है ना, तो इसने पैसे फालतू चीज़ों में उड़ा दिए, हम सिंपली ये कह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड अ कैट गेट योर टंग, यानी आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, अ कैट गॉट योर टंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कैट आपकी टंग को पकड़ ले तो आप कैसे बोलेंगे, राइट। आप बोल नहीं पाएंगे ना, आप चुप हो जाएंगे। सो हम इस तरह से इस इडियम को याद रख सकते हैं कि अगर कोई कैट आपकी टंग को पकड़ ले तो आप फिर बोल नहीं पाएंगे। इनफैक्ट कोई भी अगर आपकी टंग को pकड़ ले तो आप नहीं बोल पाएंगे। सो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अ कैट got his tongue when I asked him if he was smoking in the backyard, यानी कि जब मैंने उससे ये पूछा कि भाई तुम जो हो बैकयार्ड में जाके, घर के पीछे जाके स्मोक कर रहे थे, तो अ कैट गॉट हिज टंग, यानी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, चुप हो गया, ठीक है, क्योंकि गलती थी उसकी, राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है अनयूजुअली क्वाइट, ये बात जो है बिल्कुल सही है। हम यही कह रहे हैं कि अ कैट गेट योर टंग जो इडियम है उसका मतलब यही है कि आप चुप हो जाएंगे, राइट। सेकेंड है नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि क्वेश्चंस पूछने हैं। हाइडिंग द ट्रूथ, तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम चुप हो तो हम कोई सच छुपा रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई हम ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहे हो जिससे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को बुरा लग जाए, जो भी सीन है हम चुप हैं, सिंपली चुप हैं। किसी चीज़ को छुपाने के लिए चुप है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। फोर्थ है ऑकवर्ड सिचुएशन, ये बात भी गलत है, ठीक है। कैट गेट योर टंग जो है वो कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप चुप रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑकवर्डनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप चुप हैं, ठीक है। अब वो सिचुएशन कैसी भी हो आप बस चुप हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वंस विट्स एंड, ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या आपको पता नहीं है कि आपको आगे क्या करना है, आप कंफ्यूज्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई कांट फाइंड माई फ़ोन एंड आई हैव लुक्ड ऑल ओवर द हाउस, आई एम एट माई विट्स एंड, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे नहीं पता अब क्या करना चाहिए क्योंकि मेरा पूरा घर मैंने ढूंढ लिया है लेकिन मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ही वॉज एट हिज
wits end when he was fired without a reason। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसे फालतू में ही फायर कर दिया गया, तो तब वो ही वॉज एट हिज विट्स एंड, उसे पता नहीं था क्या करना है, वो बहुत कंफ्यूज था, उसे लगा कि यार मुझे क्यों निकाल दिया गया जॉब से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टू वर्क हार्ड, ये बात गलत है। टू बी इंटेलिजेंट, ये भी गलत है, हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं काफ़ी, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। थर्ड है टू गेट पजल्ड या फिर कन्फ्यूज्ड, तो ये बात जो है बिल्कुल सही होगी। फोर्थ है टू बी स्टूपिड, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि हम स्टूपिड हैं, सिंपली ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए या हम कंफ्यूज्ड हो गए। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपहिल बैटल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपहिल, हिल के ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, तो जब भी हम हिल के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हिल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नीचे उतरने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी ऊपर चढ़ने में आती है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं अपहिल बैटल जो है उसका मतलब होगा कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क, कोई ऐसा टास्क जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। एग्जाम्पल के तौर पे इट विल बी एन अपहिल बैटल टू विन द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जीतना हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ एन अपहिल battle to score higher than the top 5 students in the class, यानी कि क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा स्कोर करना एक अपहिल बैटल होगा या एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होगा, है ना। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ मिला है कि भाई अपहिल बैटल जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो हम और किसी ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉल अ स्पेड, यानी कि अगर एक स्पेड है तो उसे हम स्पेड ही बोलेंगे। ठीक है, स्पेड दो चीज़ें हो सकती है, एक तो टूल होता है हमारा, ठीक है, जो डिगिंग के काम आता है, और दूसरा ये हमारे स्पेड होते हैं, ठीक है, ताश के पत्तों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ स्पेड है तो उसे हम स्पेड ही कहेंगे, उसे हम कुछ और नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सीधे सीधे कोई भी बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं करेंगे। ठीक है, बीटिंग अराउंड द बुश वो काम हम नहीं करेंगे, जो चीज़ जैसी है उसे हम वैसा ही कहेंगे, है ना। तो हम पोलाइट होने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि किसी भी इंसान को हर्ट ना करें ऐसी कोई बात कहेंगे, जो जैसा है वैसा ही कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ, कोई बंदी अगर ये कहे कि जैक इज़ अ स्टूपिड गाय, सॉरी बट आई हैड टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यानी कि जैक स्टूपिड है तो मैं उसको स्टूपिड ही बुलाऊंगी ना, मैं पोलाइट बनने के लिए दूसरे शब्द क्यों इस्तेमाल करूंगी, राइट। सो यहाँ पर कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, ये जो बात है इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा बोल देना। ठीक है, ये नहीं सोचना कि किसी को बुरा लग जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली वैसा बोल देना। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीक रूडली, ये बात गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हम रूड होना चाह रहे हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हम पोलाइट नहीं होना चाह रहे, हम जो भी बोलेंगे वो एग्जैक्टली वही होगा जो सच है। सेकंड है लाई टू बी पोलाइट, ये बात भी गलत है, हम पोलाइट होने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। टॉक टू अ स्पेड, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल अ स्पेड लिखा है, मतलब आप क्या फ़ोन लगा लेंगे स्पेड से और बात कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। कुछ ऑप्शंस तो यहाँ पे बिल्कुल सिली होते हैं, तो आप पहले ही उनको एलिमिनेट कर दें। फोर्थ है स्पीक प्लेनली, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आप यही कह रहे हैं ना कि आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को वैसा ही बोल दें जैसा वो है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक कार्टून दिखेगा जो कि ट्रम्पेट बजा रहा है और इसके गले में मेडल है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो इंसान है ये सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाह रहा है कि भाई मुझे तो मेडल मिला है, मैं तो फर्स्ट आया हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राउडली बोस्टिंग अबाउट योर टैलेंट्स एंड सक्सेसेस, ठीक है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, हर किसी को जा के बता रहे हैं कि यार मैं तो फर्स्ट आ गया उसमें, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आई डोंट थिंक blowing your own trumpet will get you this job, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर तुम अपनी ही तारीफ़ें करते रहोगे तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। थोड़ी बहुत तुम्हें अपनी वीकनेसेस भी बतानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तुम्हें अपने बारे में दूसरी चीज़ें भी बतानी पड़ेगी। तो अगर तुम अपनी तारीफ़ पे तारीफ़ करते रहोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुमको जॉब नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि शी डजंट लाइक पीपल who blow their own trumpets, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो बंदी है इसको वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि खुद के ही ट्रम्पेट बजाते रहते हैं या फिर खुद के ही बारे में बोस्ट करते रहते हैं, खुद के ही बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्ले ऑन वंस ओन ट्रम्पेट, ये बात जो है बिल्कुल गलत होगी क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ट्रम्पेट को बजा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता इडियम का मतलब ये होता है कि आप खुद की तारीफ़ किए जा रहे हैं। सेकंड है टू प्रेज़ वंस ओन सेल्फ, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि हम अपने बारे में बोस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तारीफ़ किए जा रहे हैं। टू क्रिएट नॉइसी डिस्टर्बेंस, ये बात भी गलत है, हम कोई नॉइस क्रिएट नहीं कर रहे। टू हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, ये बात भी गलत होगी, हम ऐसा कहीं नहीं कह रहे कि आपकी आवाज़ जो है वो हाई पिच्ड है ना। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू रन वन डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली ऐसा है कि एक इडियम होता है रन डाउन, ठीक है, और एक होता है रन वन डाउन, यानी कि एक तरफ तो आप रन डाउन हो रहे हैं, खुद रन डाउन हो रहे हैं, और इस इडियम में आप जो हैं वो किसी और को रन डाउन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर रन डाउन का मतलब होता है कि आपकी बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है या आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे टायर्ड और नॉट हेल्दी, है ना। तो इस तरह का कुछ है आपके साथ, इसका मतलब ये है कि आप रन डाउन हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, यू लुक अ लिटिल बिट रन डाउन, यानी कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम बहुत बीमार से या थके हुए से लग रहे हो, है ना। सो रन डाउन का तो ये मतलब हो गया। लेकिन रन वन डाउन यानी किसी और को रन डाउन कर देना, उसका क्या मतलब होगा कि किसी और को थका देना, किसी और को इतना काम दे देना कि वो थक जाए या फिर बीमार हो जाए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि My boss knows best how to run people down, यानी कि मेरे बॉस को अच्छे से पता है कि किस तरह से लोगों को थकाया जा सकता है, लोगों से इतना काम करवाते हैं वो कि लोग जो है बीमार हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है टू बी इन अ हरी, हम बहुत जल्दी में हैं, ये बात गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर यहाँ पे रन लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअली में भाग रहे हैं, है ना। अगर ऐसा होता तो ये इडियम नहीं होती। सेकंड है टू बी वीक एंड टायर्ड, ये तब सही होता जब हम कहते हैं कि रन डाउन हमारी इडियम है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है टू रन वन डाउन, किसी और को रन डाउन करना। सो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड है टू डिस्पैरेज समवन, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे हम यही तो कह रहे हैं कि हम किसी और को थका रहे हैं ना, किसी और से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। टू रन डाउन अ लेन, ये बात भी गलत है, हम भाग नहीं रहे हैं किसी गली में, है ना। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट स्नेल्स पेस, यानी कि एक स्नेल की स्पीड की तरह, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्नेल चल रहा है और उसके साथ में एक बच्चा चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्नेल और बच्चे दोनों की ही स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जो बच्चा है वो भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैफिक वॉज मूविंग एट अ स्नेल्स पेस सो आई अराइव्ड 45 मिनट्स लेट फॉर वर्क, यानी कि ट्रैफिक जो है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इसलिए मैं ऑफिस आने में मुझे देर हो गई 45 मिनट्स की, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेधा completed her project at a snail's
पेस, यानी कि मेधा जो है उसने अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही धीरे धीरे कंप्लीट किया, या हम कह सकते हैं कि स्नेल की स्पीड से कंप्लीट किया। फर्स्ट ऑप्शन है वेरी स्लोली, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही तो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे कोई काम कर रहे हैं। सेकंड है टू वॉक लाइक अ स्नेल, ये बात गलत होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम स्नेल की तरह चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि स्नेल की तरह हम भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क, ये बात भी गलत है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा काम करने में। इन मेथोडिकल मैनर, ये बात भी गलत है, हम किसी मेथड से नहीं कर रहे हैं वो काम, हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि एक ब्लेसिंग है लेकिन छुपी हुई ब्लेसिंग है ना। तो जो ब्लेसिंग है वो छुपी हुई है किसके पीछे? किसी बुरी चीज़ के पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मतलब समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स इनटू समथिंग गुड, यानी कि एक्चुअली में आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई है लेकिन एक्चुअली में वो एक ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज, यानी कि जो बुरी चीज़ है वो है तो बुरी, आपको लग तो बुरी रही है लेकिन वो एक छुपी हुई ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम as he was forced to start his own business, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो जॉब छूट गई उसकी वो एक तरह से ब्लेसिंग थी डिस्गाइज में, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपना खुद का बिजनेस करना पड़ा, और सब जानते हैं कि जॉब से ज़्यादा पैसा बिजनेस में होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक अच्छी चीज़ बन गई, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ गुड थिंग, ये बात गलत होगी, हम सिंपली ये नहीं कह रहे कि वो एक अच्छी चीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में तो बुरी चीज़ हुई है लेकिन वो एक ब्लेसिंग की तरह है ना, वो एक छुपी हुई ब्लेसिंग है। सेकंड है गुड आउटकम फ्रॉम ईविल सिचुएशन, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, सिचुएशन बुरी है लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है वो अच्छा हो रहा है। थर्ड है टू बी डिस्गाइज्ड, यानी कि छुप जाना, ये बात भी गलत है। बैड आउटकम फ्रॉम अ ब्लेसिंग, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छुपी हुई ब्लेसिंग है, यानी कि अच्छी चीज़ है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे से तो ये हमें भूत दिख रहा है लेकिन पीछे से ये छुपी हुई एक एंजल है यहाँ पे, है ना, एंजल के विंग्स दिख रहे होंगे आपको। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में बाहर से हमें ऐसा लग रहा है कि एक भूत है या कोई बुरी सिचुएशन है, लेकिन बाद में ये प्रूव हो जाएगी कि भाई ये एक एंजल है या एक ब्लेसिंग है, छुपी हुई ब्लेसिंग है। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आस्क फॉर द मून, यानी कि हम मून की चाहत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस इडियम का मतलब ये होगा कि हम ऐसी रिक्वेस्ट या डिमांड कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या फिर अनरीजनेबल हो, जो पॉसिबल ही ना हो सके, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मून की ख्वाहिश रखेंगे या मून के लिए डिमांड करेंगे कि हमें तो चांद चाहिए, तो हमें कोई ला के नहीं दे सकता, ठीक है। वो सिर्फ पोइट्री में हो सकता है, असली में कोई हमें चांद ला के नहीं दे सकता, राइट। सो हम ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हो नहीं सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आई जस्ट आस्क्ड देम इफ़ वी कुड गो टू लंच अ लिटिल अर्लियर एंड दे आर एक्टिंग लाइक आई एम आस्किंग फॉर द मून, यानी कि मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि लंच पे थोड़ी देर पहले चल लेते हैं और ये लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने उनसे चांद मांग लिया हो, है ना। मैंने ऐसा कोई इनके ऊपर डिमांड नहीं रखा, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करी जो कि अनरीजनेबल हो। ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे, I am not asking for the moon, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये कहना चाह रही हैं कि भाई मुझे अपने बर्थडे पे सिर्फ एक नई ड्रेस ही तो चाहिए, मैं एक नई ड्रेस ही तो मांग रही हूँ, मैं कौन सा चांद मांग रही हूँ, ऐसा थोड़ी कुछ मांग रही हूँ जो मुझे नहीं मिल सकता या आप नहीं दे सकते, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिमांड दी इम्पॉसिबल। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ मांग रही हैं वो जो कि अनरीजनेबल है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो मिल ही नहीं सकती। सेकंड है डिमांड द मून, तो ये बात गलत है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें चांद ला के दे दो, हम ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं, ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। थर्ड है टू नो अबाउट द मून, ये बात भी गलत होगी। फोर्थ है आस्क यूजलेस क्वेश्चंस, ऐसा भी कहीं नहीं कहा जा रहा है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसी चीज़ के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, यानी कि हमने अपनी स्लीव्स के अंदर कुछ छुपा रखा है। जनरली ये तब इस्तेमाल होता है जबकि कोई कार्ड गेम के रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं और किसी एक इंसान ने अपनी स्लीव्स में एक कार्ड छुपा रखा होता है जो उसके काम का हो सकता है, ठीक है। जो बड़े कार्ड्स होते हैं वो उसने छुपा रखे हों, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीटिंग कर सकता है। इस बात के लिए हम कह सकते हैं कि हैव अ ट्रिक अप वंस स्लीव, है ना। इसके अलावा आई हैव गॉट अ फ्यू ट्रिक्स अप माई स्लीव इफ़ ही डिसाइड्स टू परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट मी, यानी कि अगर वो मेरे अगेंस्ट कोई केस करता है तो मेरे पास भी कई सारी ट्रिक्स हैं, मेरे पास भी एक अच्छा खासा प्लान है। और अप माई स्लीव इसका मतलब ये है कि वो छुपा हुआ प्लान है, राइट, वो किसी को पता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग अ प्रैक्टिकल प्लान, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है कि ये प्लान प्रैक्टिकल है या नहीं, सिंपली ये कहा जा रहा है कि हमने स्लीव्स में छुपा रखा है प्लान को, है ना। सेकंड है हैविंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये बात भी गलत है, ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है। हैविंग एन एम्बिशियस प्लान, ये भी हम नहीं कह रहे। हैविंग अ सीक्रेट प्लान, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि हमारा जो प्लान है वो बहुत ही सीक्रेटिव है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ हैविंग समथिंग अप वंस स्लीव्स, स्लीव्स के अंदर छुपा हुआ है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गो अप इन फ्लेम्स, यानी कि कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि अगर जल गई है तो वो जलने के बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाती है, राइट। सो इसका मतलब यही है टू फेल और एंड सडनली एंड कम्प्लीटली, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है जलने के बाद कोई भी चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हिज करियर वेंट डाउन इन फ्लेम्स आफ्टर ही गॉट कॉट स्टीलिंग, यानी कि जब उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका करियर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। उसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आर friendship went down in flames when she started telling lies, यानी कि जब वो मुझसे झूठ बोलने लगी तो हमारी फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो गई पूरी तरह से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव अ स्मोकिंग सेशन, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई स्मोकिंग सेशन चल रहा है। सेकंड है टू बी ऑन फायर, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई चीज़ जल जाना अगर हमें कहना होगा तो हम सिंपली कहेंगे ना कि वहाँ आग लग गई है ना। हम ये थोड़ी कहेंगे कि इट वेंट अप द फ्लेम्स, है ना। अगर हम कोई इडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो कि लिखा गया है। सो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है टू कम टू नथिंग, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। फोर्थ है टू बर्न स्लोली, धीरे धीरे ख़त्म होना, ये बात भी गलत है क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं ना टू फेल और एंड सडनली, एकदम से कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, है ना। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, यानी कि जैसे ही बॉम्ब फटा और लोग जो थे वो इधर उधर भागने लगे, कुछ भी कैसे भी रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, बस भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को ढूंढ रहा है, तो रैंडमली कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से एग्जाम्पल एक और दे सकती हूँ मैं, जैसे कि दिस कैंपेन has been helter skelter since the beginning, यानी कि शुरुआत से ही
ये जो कैंपेन है ये ऐसा वैसा ही चल रहा है, ठीक है, इसका कोई मतलब रैंडमली चल रहा है, बिल्कुल मेथडिकली नहीं चल रहा, बिल्कुल भी सिस्टमैटिकली नहीं चल रहा है ना, रैंडमली कुछ भी हो रहा है इस कैंपेन में, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इन ग्रेट फियर। ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको डर लग रहा है। अब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तब तो डर लगेगा, लेकिन हेल्टर स्केल्टर का मतलब ये नहीं कि आपको डर लग रहा है, आप बस भाग रहे हैं कैसे भी। इन डिसऑर्डरली हेस्ट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि कोई चीज़ बिल्कुल रैंडमली हो रही है क्योंकि जल्दबाजी में हो रही है। तो ये जो कैंपेन था वो भी क्योंकि जल्दबाजी में हुआ होगा, तो काफ़ी रैंडमली था, काफ़ी डिसऑर्डरली हो गया था, कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं था। यहाँ पे भी जो बॉम्ब है जब वो एक्सप्लोड हुआ तो जल्दी में लोग भाग रहे थे, इसलिए रैंडमली कहीं भी भागे जा रहे थे। थर्ड है इन हेस्ट, तो जल्दबाजी तो थी लेकिन डिसऑर्डरली नहीं, है ना, यानी कि डिसऑर्डरली भी यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। फोर्थ है इन ग्रेट सॉरो, यानी बहुत बड़ा दुख है, तो ये बात भी गलत है, हम रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, डिसऑर्डरली हो रहा है सब कुछ, है ना, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और बहुत जल्दबाजी में जा रहे हैं। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि कैट्स एंड डॉग्स ये आसमान से कैसे गिर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, है ना। एक्चुअली में ये इडियम इस्तेमाल होता है तब जब हम ये कहें कि बहुत भयंकर तरीके से बारिश हुई है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी तेज़ बारिश हुई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि यू कांट गो टू प्ले आउटसाइड as it's raining cats and dogs, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है रेन रैपिडली। अब मैंने हिंदी में कहा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत स्पीड से बारिश हो रही है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि बहुत खतरनाक बारिश हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है रेन स्लोली, धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो ऐसा भी हम नहीं कह रहे। रेन पीसफुली, अब पीसफुली तो रेन हो ही नहीं सकती, ठीक है, इम्पॉसिबल है, सो थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। रेन हैविली, मतलब बहुत बुरी तरह से बारिश हुई है, सो ये बात सही होगी, फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our founder had done a Herculean task by constructing this great educational institution, यानी कि हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल काम करा है, या हम कह सकते हैं बहुत ही मेहनत करी उन्होंने इतना अच्छा इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हरक्यूलियन टास्क जो है इडियम हमारा, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा काम करना जो कि हरक्यूलस के काम से कंपेयर किया जा सके, ठीक है। हरक्यूलस हमारा एक ग्रीक गॉड हुआ करता था जिसके अंदर बहुत पावर थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, और वो ऐसे काम कर देता था जो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम, बिल्कुल इम्पॉसिबल काम जो होते थे वो ये कर देता था, इसलिए हमने ये इडियम बनाई है हरक्यूलियन टास्क, ऐसा कोई काम जो बहुत ही मुश्किल हो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इस इडियम का मतलब है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट मस्ट हैव बीन अ हरक्यूलियन टास्क, यानी कि जो इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड्स बनाए गए हैं उन्हें बनाना एक हरक्यूलियन टास्क रहा होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन अ वर्क ऑफ नो वर्थ, ये बात गलत है, हम कह रहे हैं कि ये जो काम है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो वर्थ तो होगी उसकी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी अच्छी। सेकंड है एन एफर्टलेस जॉब, ये बात भी गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल एफर्ट नहीं लग रहा, बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही। थर्ड है अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है तो हमें उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट इंटेलिजेंस, ये बात गलत है, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि हरक्यूलस जो है वो बहुत स्मार्ट था या इंटेलिजेंट था, बट ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी अलग था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें कर सकता था, ठीक है, और एफर्ट्स मारता था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं हरक्यूलियन टास्क वो काम है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, यानी कि जो पहली जॉब थी मेरे क्लोज फ्रेंड की, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉस है उसने इस बंदे को फायर कर दिया है, कंपनी से निकाल दिया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि शी गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट फॉर वर्क, यानी कि क्योंकि वो हमेशा लेट आती थी ऑफिस, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया ऑफिस से, ठीक है, उसे फायर कर दिया गया। गॉट द सैक का एग्जैक्ट मतलब यही है कि आप किसी को फायर कर दें, है ना। फर्स्ट है रिज़ाइन, ये बात गलत है। रिज़ाइन का मतलब आप जॉब से आप जानबूझ के, आप अपनी मर्ज़ी से उस जॉब को छोड़ रहे हैं, लेकिन फायर करने का मतलब ये है कि आपको निकाल दिया गया है। सेकेंड है गॉट रिड ऑफ, ये बात भी गलत है। आप किसी से पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं, बॉस जो है वो इससे पीछा नहीं छुड़ा रहा है, इसको निकाल रहा है कंपनी से। थर्ड है वॉज डिमोटेड फ्रॉम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर देना या उसकी पोजीशन बढ़ा देना या कम कर देना, इस तरह का भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ है वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि उसे वहाँ से हटा दिया गया या जॉब से निकाल दिया गया। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस, यानी कि उसकी जो बदतमीज़ी है उससे अब मैं पुट अप विथ नहीं कर पा रही, उसे अब मैं झेल नहीं पा रही, उसे अब मैं सहन नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लिखा है समटाइम्स आई वंडर हाउ यू पुट अप विथ मी, यानी कि मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझे कैसे झेल लेती हो, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैं भी तो तुम्हें झेलती हूँ, ठीक है, तो हम बराबर के दोस्त हुए, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंड्योर यानी कि सहन करना किसी चीज़ को या झेलना। सो फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। सेकंड है इवेड यानी कि भाग जाना या छुप जाना कहीं पर जाके, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है सप्रेस कर देना या किसी चीज़ को कम कर देना, तो ये भी गलत होगा। फोर्थ है अज्यूम करना, मान लेना कि ऐसा होता है, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को और ज़्यादा झेल नहीं सकते या फिर और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि ये जो बंदी है ये सिर्फ तब काम आती है जब वेदर अच्छी हो, ठीक है। फेयर वेदर, जब वेदर अच्छी होगी, जब माहौल अच्छा होगा, सिचुएशन अच्छा होगा, तब ये तुम्हारी दोस्त रहेगी। लेकिन जब सिचुएशन तुम्हारी ख़राब हो जाएगी, जब तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, तब ये तुमको छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि हमें फेयर वेदर फ्रेंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं ये डिफ़िकल्टी में तो कभी काम नहीं आते, प्रॉब्लम होती है तब तो कभी काम नहीं आते, और जब वेदर अच्छी होती है तो आ जाते हैं मिलने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ कार्टून में भी बना हुआ है, ये जो फेयर वेदर फ्रेंड है हमारा, ये सिर्फ जब सूरज चमक रहा है तब इसके साथ में है, और जब ये बारिशें आ रही है तब ये इसको छोड़ के चला गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ गुड फ्रेंड, ये बात गलत है। जो दोस्त आपकी डिफ़िकल्टी में काम नहीं आ रहा है वो अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। अ फ्रेंड हु मीट्स डिफ़िकल्टीज़ कामली, यानी कि ऐसा दोस्त जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को शांति से फेस करे, तो ये बात गलत है। अपनी डिफ़िकल्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज़, यानी कि आपके जीवन में डिफ़िकल्टी है और उस टाइम पे वो जो दोस्त है वो आपको अकेला छोड़ के चला जाए, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन शुड बी करें, क्योंकि हम यही कहना चाह रहे हैं। फोर्थ है अ फेवरेबल फ्रेंड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दोस्त जो आपको पसंद हो, तो ये बात भी गलत होगी। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जब सिचुएशन अच्छी होती है तब तो ये दोस्त आपके साथ होता है, लेकिन जब सिचुएशन ख़राब होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आपके साथ नहीं होता, आपको छोड़ के चला जाता है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा नट है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिससे आप डील नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डिटरमाइनिंग हाउ मैनी कॉर्न्स ही नीडेड फॉर विंटर
वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि ये जो गिलहरी बनी हुई है इसको सर्दी के लिए कितने अकाउंट्स चाहिएंगे, कितना खाना चाहिएगा, ये बात पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं दूं कि मैं ये कहूं कि दिस मैथ्स प्रॉब्लम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि ये मैथ्स प्रॉब्लम जो है वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रही है, ठीक है, या बहुत मुश्किल है सॉल्व करने में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे नट की बात हो ही नहीं रही है ना, ये तो एक इडियम है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम ये थोड़ी कह रहे कि प्रॉब्लम को तोड़ नहीं पा रहे। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बात गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही, हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। थर्ड है डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट, ये बात भी गलत होगी, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व वुड बी करेक्ट क्योंकि हम इतनी देर से यही कह रहे हैं कि उस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम अंडर रैप्स रखते हैं, यानी रैप करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्टून्स जो बने हुए हैं, ये लोग भी अपने आप को पूरा रैप करके रख रहे हैं इस तरह से कि कोई इन्हें पहचान ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अंडर रैप्स का मतलब होगा कि किसी चीज़ को हम सीक्रेट रखें या छुपा कर रखें, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दोज प्लान्स आर टॉप सीक्रेट, द गवर्नमेंट इज़ कीपिंग ऑल प्लान्स अंडर रैप्स, ये बात जो है इसका मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट है ये इन सारी बातों को, ये जो प्लान्स इन्होंने बनाए हैं इसको सीक्रेट रखना चाहती है, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि celebrities keep their affairs under wraps, यानी कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने जो अफेयर्स होते हैं, जो उनके इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उन सबको अंडर रैप्स रखते हैं या सीक्रेट रखते हैं, हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है कवर्ड, हम किसी चीज़ को कवर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को छुपाने की बात कर रहे हैं। सेकंड है प्रोटेक्टेड, हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे। थर्ड है अनपैक्ड, ये बात भी गलत होगी। सीक्रेट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ को अगर हम अंडर रैप्स रख रहे हैं मतलब हम उस चीज़ को सीक्रेट रख रहे हैं। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फीनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की स्टेट थी या जो हालत थी वो आगे बढ़ गई या फिर अच्छी हो गई, जस्ट लाइक अ फीनिक्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। हम सब जानते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर की हालत कितनी बेकार थी जब ब्रिटिश रूल था, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से उसकी शुरुआत की गई और उसे बहुत अच्छा बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे राइज लाइक अ फीनिक्स हमारी इडियम है और इसका मतलब ये है कि आप जो है फीनिक्स जो है एक मिथिकल क्रीचर होता है, एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है और ये हमेशा ही मरता है और इसके एशेस से ही वापस से पैदा हो जाता है, खुद के एशेस से वापस नया जीवन इसको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है समटाइम्स यू जस्ट हैव टू डाई अ लिटिल इनसाइड इन ऑर्डर टू बी रीबॉर्न एंड राइज अगेन एज स्ट्रोंगर एंड वाइजर वर्जन ऑफ यू। तो यहाँ पर एक फीनिक्स की तरह राइज करने का मतलब ये है कि आपको पहले मरना पड़ेगा, ठीक है, या आप पहले मर गए हैं और उसके बाद आप फिर से रीबॉर्न हो रहे हैं, फिर से राइज कर रहे हैं और अब आप और ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं और ज़्यादा वाइजर हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इसका यही मतलब होगा। फर्स्ट ऑप्शन है विद अ न्यू लाइफ, तो ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम फीनिक्स के केस में यही तो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसको एक नई लाइफ मिलेगी। सेकेंड है विद अ स्टार्ट, ये बात गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं। विद रॉयल गेट, यानी कि बहुत ही रॉयल्टी के साथ, ये बात गलत है, कोई राजा महाराजा की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। विथ वेंजेंस, यानी कि रिवेंज के साथ, ये बात भी गलत है ना। हम ऑब्वियस सी बात है फीनिक्स जो है वो फायर में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिवेंज लेने की बात करेंगे। हम फीनिक्स के बारे में ये कह रहे हैं कि फीनिक्स
अपनी ही एशेस से वापस से पैदा होता है, रीबॉर्न होता है, ठीक है। तो जब वो रीबॉर्न होता है तब उसके बाद में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर स्पॉट विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब वो इलेक्शन में हार गया था, फेल हो गया था, तो वो चीज़ उसके लिए एक सोर स्पॉट बन गई, एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर हम टच करेंगे तो दर्द होगा, यानी कि अगर हम उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही दिया गया है, टच सोर स्पॉट का मतलब यही है कि ऐसा इडियम जिसका मतलब ये है कि कोई सेंसिटिव मैटर है, अगर उसके बारे में बात की जाती है तो कोई इंसान अपसेट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई सीम टू हैव टच्ड अ सोर स्पॉट, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, यानी ये कहा जा रहा है कि शायद गलती से मैंने ऐसा कुछ मैटर उठा दिया है जो कि तुम्हें बुरा लग रहा है जिसकी वजह से, इसलिए आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सोर स्पॉट का मतलब यही होता है कि ऐसी बात करना जिससे सामने वाला इंसान अपसेट हो जाए, जिससे उसे बुरा लगने लगे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है समथिंग विच हर्ट्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। हम यही कह रहे हैं कि वो एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनने के बाद कोई इंसान हर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है समथिंग दैट ब्रिंग्स फियर, ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई डर जाएगा। समथिंग मेमोरेबल फॉर, ये बात भी गलत है, वो इंसान ऑब्वियसली इस बात को याद नहीं रखना चाहता, बट वो एक सोर स्पॉट बन गया है, उस टॉपिक के बारे में आप बात करोगे उसको बुरा लगेगा। समथिंग प्लेजरेबल, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है उसको, ठीक है, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट, क्योंकि टच और सोर स्पॉट का मतलब यही है कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिससे कि इंसान हर्ट हो जाए या अपसेट हो जाए। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।